हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेड़ और आज बेटा इस वीडियो में हम हेनरी फ्यूल के मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले कि बेटा हम वीडियो में आगे बढ़ें तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने हेनरी फ्यूल के बारे में इंट्रोडक्शन और उनका मैनेजमेंट में जो कंट्रीब्यूशन था इन दोनों टॉपिक पर इससे जस्ट पहले वाला वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना बेटा। तो चलिए बेटा वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हेनरी फ्यूल के सभी प्रिंसिपल्स के बारे में वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेटा हेनरी फ्यूल के सभी प्रिंसिपल्स को जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेटा प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या हैं। तो बेटा प्रिंसिपल की मीनिंग कुछ इस तरह से है। प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस जस्ट लाइक रोड मैप्स for managers which help them in doing their managerial job in the organization smoothly। तो बेटा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो मैनेजर्स के लिए एक गाइडलाइन के रूप में काम करते हैं। मतलब जब भी कोई मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को अप्लाई करता है, सभी चीज़ों को मैनेजिंग तरीके से करना चाहता है, तो बेटा प्रिंसिपल्स उस मैनेजर की काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं उस मैनेजमेंट को स्मूथली चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। और बेटा ये जो प्रिंसिपल्स है ना, वो एक मैनेजर के लिए रोड मैप की तरह काम करते हैं। जिस तरह से हम अपनी पर्सनल लाइफ में रोड मैप का यूज करके यदि हमें कहीं भी जाना हो, किसी भी जगह या किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना हो, तो बेटा हम आसानी से कम समय में पहुंच जाते हैं। मतलब हमारे लिए ये कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि भाई इस रास्ते से जाएंगे या उस रास्ते से। यदि हमारे पास में मैप है तो हम बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलते रहेंगे और हम जहां जाना चाहते हैं वहां पर कम समय में पहुंच जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। तो ठीक इसी तरह से बेटा जो प्रिंसिपल्स होते हैं एक मैनेजर को उसके सभी काम कम समय में करने के लिए हेल्पफुल होते हैं बेटा यदि कोई भी मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को टाइम पर अचीव कर सकता है, अपनी वर्क फोर्स में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो समय समय पर होने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी कम कर सकता है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको प्रिंसिपल के बारे में जानकारी अच्छी तरह से मिल गई होगी। आपको अब ये पूरी तरह से पता हो गया है कि आखिरकार प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको कि एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना पड़ता है ताकि हर काम स्मूथली होता रहे। अब इसके बाद में बेटा हम हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वन बाय वन करके डिटेल से पढ़ते हैं बेटा। तो बेटा हेनरी फ्यूल का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसका नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और बेटा आप डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल को स्पेशलाइजेशन वाला प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो बेटा ये डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि टोटल वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड ईच जॉब और वर्क शुड बी गिवन टू दैट वर्कर हु इज परफेक्ट इन डूइंग दैट जॉब और वर्क। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन यदि बड़ा है तो वहां पर बहुत सारे काम करने होते हैं, तो जो बहुत सारे और बड़े बड़े जो काम हैं उनको छोटे छोटे काम में आप डिवाइड कर दो। इससे क्या होता है कि बेटा वो काम हम आसानी से कर पाएंगे और जो छोटे छोटे काम हैं केवल उन्हीं वर्कर्स या एम्प्लॉयज को दो जो उन काम को परफेक्टली करने में बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो बेटा यदि एक मैनेजर डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करता है तो बेटा इसके कुछ फायदे भी होते हैं। और यदि बेटा काम ज्यादा है और फिर भी एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है तो बेटा उसके नुकसान भी उसे भुगतने पड़ते हैं। तो बेटा अब हम बात करेंगे कि यदि हमने डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया तो इससे क्या हमें फायदे मिलेंगे और यदि नहीं किया तो हमें इससे क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलो बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनसे होने वाले फायदे की। तो बेटा इसमें फर्स्ट लिखा है इंक्रीज एफिशिएंसी। तो बेटा यदि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर को केवल और केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड काम दिए जाएंगे तो ऐसे काम करने में बेटा वो एम्प्लॉय बिल्कुल निपुण हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा और इससे क्या होगा बेटा उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट है बेटा अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। यदि बेटा बहुत सारा काम एक ही एम्प्लॉय को करने के लिए दे दिया जाएगा तो बेटा इससे क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होगा क्योंकि वो समय पर काम नहीं कर पाएगा और साथ साथ में जो उसके एफर्ट्स थे
प्रयास थे वो भी बेटा बेकार चले जाएंगे। तो बेटा अगर उसने डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो इस तरह से होने वाला जो टाइम और एफर्ट्स का वेस्टेज है वो भी कम हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है बेटा इंक्रीज इन प्रोडक्शन। और सीधी सी बात है, यदि हर कर्मचारी या हर एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, उसे एक तरह का ही काम मिलता जा रहा है, तो बेटा इससे क्या होगा, सभी एम्प्लॉयज अपने प्रोडक्शन की स्पीड को तेज करेंगे, यानी कि वो काम समय पर पूरा करेंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा, यदि एक मैनेजर डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करता है तो इससे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। तो बेटा फर्स्ट जो नुकसान है वो है वेस्टेज ऑफ टाइम। यदि बेटा एक मैनेजर अपने बड़े काम को छोटे छोटे काम में नहीं बांटता है तो वो सारे बड़े काम बेटा एक ही एम्प्लॉय नहीं कर पाएगा। और इससे क्या होगा, यदि उसे जबरदस्ती वो काम करवाने के लिए दिया भी जाएगा तो बेटा केवल वो टाइम पास करेगा, वो अपने आप को ओवरबर्डन्ड महसूस करवाएगा और इससे क्या होगा बेटा, टाइम पर एफिशिएंटली वो काम को फिनिश नहीं कर पाएगा और इस तरह से बेटा टाइम का वेस्टेज होना पॉसिबल है। ऐसे सेकंड जो नुकसान उठाना पड़ेगा वो है बेटा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यदि बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को आप ऐसा काम दे देते हैं जिसमें कि वो परफेक्ट नहीं है, जिसमें उसकी स्किल अच्छी तरह से डेवलप नहीं है और एक बहुत बड़ा काम उसे आप प्रोवाइड करवाते हैं, तो बेटा उस काम को करने के दौरान जो भी रिसोर्सेज का वो यूज करेगा वो उसको सही ढंग से उपयोग में नहीं ले पाएगा और इस तरह से बेटा रिसोर्सेज का वेस्टेज होना भी पॉसिबल है। हाँ बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये जो डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल है ना वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि बेटा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत ही छोटे पैमाने पर होते हैं और वहां पर कोई बड़े काम तो होते नहीं है कि भाई हमें उन बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में बांटना पड़े। तो इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है जरूरी नहीं है कि वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी अपनाया जाए। और इसी तरह से यदि हम हेनरी फ्योल के सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो बेटा वो है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है आपको कहना क्या चाहता है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में यदि एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो बेटा अथॉरिटी और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि उसे अधिकार तो बहुत सारे दे दिए लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारियां कम डाली गई, या फिर जिम्मेदारियां ज्यादा दे दी और उसे अधिकार कम दे दिए गए। तो बेटा इन दोनों सिचुएशन में वह एम्प्लॉय अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो बेटा अब हम देखते हैं कि अथॉरिटी कहते किसे हैं बेटा। तो बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू टेक डिसीजंस एंड गिविंग ऑर्डर्स। मतलब ये है बेटा कि एक एम्प्लॉय को ये अधिकार देने चाहिए कि वो खुद अपने बलबूते पर डिसीजन ले पाए और वो अपने से नीचे सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर भी दे पाए। तो यदि कोई एक एम्प्लॉय डिसीजन लेने की और ऑर्डर देने की कैपेसिटी रखता है या उसको ये राइट दिए जाते हैं तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, अथॉरिटी। अगर हम बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी काम उस एम्प्लॉय को दिया गया है उसको वो टाइम पर फिनिश करे, मतलब उस काम को फिनिश करने के लिए वो बाध्य रहे, इसे ही हम बेटा उस एम्प्लॉय के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे। तो जैसा कि बेटा मैंने यहाँ पे नीचे इक्वेशन के थ्रू समझा रखा है, अथॉरिटी इज इक्वल टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है बेटा, मतलब एक एम्प्लॉय को दी जाने वाली अथॉरिटी और उसको दी जाने वाली जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सेकंड में मैंने बता रखा है बेटा अथॉरिटी शुड नॉट बी मोर देन रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय को आपने अथॉरिटी ज्यादा दे दी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम दे दी, तो बेटा ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसी तरह से यदि किसी एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी और अथॉरिटी आपने कम दे दी तो भी बेटा ये बात बिल्कुल गलत होगी। यानी कि इन दोनों ही सिचुएशन में बेटा एम्प्लॉय अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे सकता है। बेटा अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय है। अब उस एम्प्लॉय को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई है कि भाई आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहकर काम करें, लेकिन उसे अथॉरिटी या ऑर्डर देने की जो कैपेसिटी थी वो उसे दी नहीं। अब जरा सोचो बेटा कि किसी विशेष दिन वो एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, मान लीजिए 1 क्विंटल चीनी का उसे प्रोडक्शन करना है। अब जरा सोचो कुछ समय बाद में बेटा वो चीनी का प्रोडक्शन बंद हो जाता है और उधर से मार्केट में डिमांड आना शुरू होती है। तो बेटा उसकी जिम्मेदारी तो ये थी कि भाई हाँ मुझे प्रोडक्शन करना है 1 क्विंटल चीनी का, लेकिन मान लीजिए चीनी फिनिश हो गई तो अब बाकी जो बची हुई चीनी है उसकी भी सप्लाई तो करना है ही ना। तो उससे संबंधित रॉ मटेरियल मंगाने के लिए उसको ऑर्डर देने का तो अधिकार दिया ही नहीं गया।
तो कहने का मतलब ये है बेटा, एक एम्प्लॉय को रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने के साथ साथ में उसे कुछ चीजों के लिए ऑर्डर देने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए अथॉरिटी भी देना जरूरी है। अब बात करते हैं बेटा, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल से हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या बेनिफिट पहुंचेगा। तो बेटा सबसे बड़ा बेनिफिट, और वो एक ही बेनिफिट है कि कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, कि जो भी काम दिया गया है एक एम्प्लॉय को वो टाइम पर फिनिश हो जाएगा बेटा। यदि एक एम्प्लॉय को प्रोडक्शन की जिम्मेदारी देने के साथ साथ में रॉ मटेरियल के बारे में आउटसाइड पार्टी को ऑर्डर देने की अथॉरिटी भी मिल जाए तो बेटा वो एम्प्लॉय हर काम समय पर पूरा करेगा। और बेटा अगर हम बात करें कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल का फॉलो नहीं किया जाता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो फर्स्ट है बेटा, डिले इन वर्क। इसका मतलब ये है बेटा कि यदि एम्प्लॉय को केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और उसे ऑर्डर देने का अधिकार नहीं दिया जाए तो बेटा जो बाकी बचा हुआ रॉ मटेरियल है वो उसको ऑर्डर नहीं दे सकता है, और इस वजह से क्या होगा बेटा, प्रोडक्शन अधूरा ही रह जाएगा और इसकी वजह से बेटा काम में भी देरी हो सकती है। सेकंड है बेटा, मिस यूज ऑफ पावर। और ये कब पॉसिबल है बेटा, जब किसी एम्प्लॉय को केवल और केवल अथॉरिटी ही दी गई है, उसे केवल ऑर्डर देने का अधिकार दिया गया है, इस वजह से बेटा वो काम के प्रति जिम्मेदार होगा नहीं और केवल वो ऑर्गेनाइजेशन में केवल ऑर्डर ही देता रहेगा। इस तरह से एक एम्प्लॉय अपनी जो पावर है उसका मिसयूज कर सकता है बेटा। थर्ड है इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और बेटा एक एम्प्लॉय का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इररेस्पॉन्सिबल तभी होगा जब उस एम्प्लॉय को केवल और केवल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही दी जाती हैं, मतलब उसे चीजों का ऑर्डर देने के लिए और उसके बलबूते पर डिसीजन लेने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो बेटा उसका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी खराब हो सकता है। और फोर्थ है बेटा, ओवरबर्डन्ड विद वर्क। और बेटा एक जो एम्प्लॉय है वो अपने काम के नीचे इतना दब जाता है कि वो अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकता। और ये कब होता है बेटा, जब उस एम्प्लॉय को अथॉरिटी नहीं दी जाती है, मतलब अपने हिसाब से वो डिसीजन नहीं लेता है, तो वो केवल मन में यही फील करेगा कि बस केवल जिम्मेदारियां ही मेरे पे थोपते जाओ। और अब बात करते हैं बेटा हेनरी फ्यूल के थर्ड प्रिंसिपल के बारे में, और जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। तो बेटा इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ऑल द वर्कर्स अलोंग विद सुपीरियर्स शुड बी इन डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये है बेटा कि जो डिसिप्लिन वाला जो प्रिंसिपल बनाया है ना, वो केवल सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज वर्कर्स के लिए नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन का फॉलो बेटा वहां के सुपीरियर्स को भी करना होगा। ऑल द पर्सनल्स मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको सभी को फॉलो करना होगा। अगर हम बात करें बेटा इस प्रिंसिपल के क्या फायदे होने वाले हैं, तो फर्स्ट है बेटा इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। तो बेटा अगर सारे काम डिसिप्लिन तरीके से होंगे, एम्प्लॉइज टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, डिपार्टमेंट में रहते हुए केवल वो काम के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, तो बेटा इस तरह से क्या होता है, उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट होता है और इस वजह से बेटा ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव टाइम पे कर सकता है। अब जरा सोच के देखो बेटा, यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज और वहां के जो सुपीरियर्स हैं डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करेंगे तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी, कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक नहीं पाएगा। अब बेटा बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, जो कि एक मैनेजर यदि इस डिसिप्लिन का प्रयोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेगा तो बेटा फर्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। भाई सीधी सी बात है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज जो हैं वो डिसिप्लिन में नहीं रह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, वो रिसोर्सेज को भी अच्छी तरह से मेंटेन नहीं रख पाएंगे, रिसोर्सेज का वो मिसयूज करेंगे, ज्यादा रिसोर्सेज की वो वैल्यू नहीं करेंगे। और इसी तरह से बेटा सेकंड है डिले इन वर्क। और ये तो बात पक्की है बेटा, सीधी सी बात है, यदि कोई भी एम्प्लॉई टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ रहा है तो बेटा वहां पर होने वाले काम भी समय पर पूरे नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इस वीडियो में बताए गए जो 3 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्यूल के वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और बेटा इस टॉपिक पर, कौन से वाले टॉपिक पर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक पर बेटा मैं लगभग 3 या 4 वीडियो बनाऊंगा बेटा। देखो बेटा सीधी सी बात है, अगर मैं चाहता ना तो बेटा इस वीडियो में मैं 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो सारे प्रिंसिपल्स है ना हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स वो मैं कंप्लीट कर सकता था, लेकिन बेटा ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, आप चीजों को सही ढंग से समझ ही नहीं पाएंगे। और बेटा मेरा मकसद था कि आपको हर प्रिंसिपल बड़ी बारीकी से समझाऊं, तो कोई बात नहीं अगर 3-4 वीडियो बनते हैं। जब बेटा हमने YouTube पे पढ़ाना शुरू ही कर दिया है तो क्यों ना फिर बढ़िया तरीके से पढ़ाएं।
ठीक है बेटा। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और इसे शेयर करना मत भूलना बेटा। अपने दोस्तों में जिन स्टूडेंट्स को बीएसटी की पढ़ाई करनी है उन स्टूडेंट्स को जरूर बेटा बताना कि भाई यूट्यूब पर एक चैनल है और उस चैनल पर प्रवीण सर बीएसटी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं।